नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। उत्तराखंड विधानसभा को अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच जनता को तीसरा विकल्प देने के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारी भावना पांडे चुनावी रण में उतर चुके हैं। आइए उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ उनकी रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका ई न्यूज़ पे। धन्यवाद ई न्यूज़ का जी। सबसे पहले तो मैम सवाल यही कि आप हमेशा ही समाज में लोगों के बीच में जो है समाज सेविका के रूप में वरिष्ठ आंदोलनकारी के रूप में रहती है हमेशा, तो आप क्या वजह है ऐसी जो आप चुनाव लड़ने की सोच रही है, राजनीति में आई हैं? देखिए, मैं तो बचपन से एक बीपीएल कार्ड होल्डर हूँ। तो आज जैसे मेरे उत्तराखंड में मैक्सिमम बीपीएल कार्ड होल्डर ही हैं जो सड़क पे आज युवा हो चाहे महिलाएं हों जो परेशान हैं। इसी परेशानी को लेके मेरा भी पलायन हुआ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ थी। मैं उनको बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मेरा भी 20-25 साल पलायन रहा। तो छोटे छोटे भाई बहन थे, गरीब मेरे पिताजी थे। 94 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो मैंने उनको पालने के लिए अपने नौकरियाँ की, व्यवसाय किया, और इसमें होते होते जब मैं 93 में जिला अध्यक्ष थी, उसके बाद मैंने राजनीति छोड़नी पड़ी और आंदोलन में हम कूदे, उत्तराखंड के आंदोलन में। उसके बाद एक तरफ आंदोलन था, दूसरी तरफ मेरे परिवार की जिम्मेदारी, और उसको निभाते निभाते 2011 तक मैं अपने परिवार को पाल पाई और 5 भाई बहन की शादी कर पाई और सबको पढ़ा लिखा पाई। 2012 में मेरा एक बेटा है और जो सरेगुसी से है और आज वो 10 साल का है। जब मैं 2018-19 में आती हूँ, कांग्रेस के भाजपा के एक प्रकाश पंत जी मुझे यहाँ लाते हैं और ये कह के लाते हैं कि भाई तुम लोग राज्य के लिए कुछ करो, या आप लोग आंदोलनकारी बच्चे हो और अब हम चाहते कि तुम लोग वापस आओ। जब मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ उत्तराखंड राज्य में इतना बुरा हाल है कि भाई हम लोग कुछ इन्वेस्टर को लेके आते हैं, पैसा खर्च करते हैं लक्सर भोगपुर में, तो कुछ जगह में गरीब लोगों के पट्टे होते हैं, उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगा रखी है। हम पैसा जमा करते हैं 3 करोड़ रुपए एक पे, 35-35 लाख किसानों पे, टोटल मेरे पार्टनर के हमारे 6 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो इनके पास एनओसी नहीं होती मैडम, एनओसी नहीं होती। तो उसके बाद मैं शासनों के धक्के खाती हूँ, जिले में धक्के खाती हूँ, सचिवालय धक्के खाती हूँ और डायरेक्टरेट धक्के खाती हूँ। देखती हूँ कोई भी आदमी अंग्रेजी में चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं और दिल्ली के एनओसी लाने को तैयार नहीं। आज 15 साल से भाजपा और कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, आप लोग 60,000 करोड़ कर्ज कर चुके हो और आप लोगों के जो आय के स्रोत हैं, ना आपने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, ना आपने खनन, लीगल खनन को बढ़ावा नहीं दिया, क्रशर बंद हैं सारे, और लोग करोड़ों रुपए लगा चुके बाहर से। कोई इन्वेस्टर यहाँ आएगा कैसे अगर आप उसको सुविधा नहीं दोगे? और क्योंकि खनन माफियाओं का, अवैध खनन माफिया, वो भी नेताओं के गुर्गे यहाँ पर काम करते हैं और जिससे 2300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ तो अब नुकसान हो रहा है सरकार का, और वैसे 2300 करोड़ का ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं। जो फिगर मेरे पास है, जो मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को 13 जिलों से निकाल के दी थी, 13 जिलों से 350 करोड़ रुपये साल कम नहीं होता। अगर मैडम अगर 350 करोड़ अगर ये कमा लेते, अगर 2300 करोड़ हुआ जाता, 2600 करोड़ में मेरी सारी आशा बहनों को तनख्वाह मिल जाती, मेरे सारे फार्मासिस्ट को तनख्वाह मिल जाती, मेरी सारी पाटन दाइयों को तनख्वाह मिल जाती। और नगर पंचायत के लोगों से ये लोग करते क्या हैं, अभी देखिए 562 लड़कों से इन्होंने 9 महीने काम कराया। नगर पंचायत, हर ग्राम पंचायत में उनको बोला कि 2500 रुपये आपको ग्राम पंचायत में मिलेगा, और उन्होंने 10-10 ग्राम पंचायत में काम किया और उनसे बोला कि आप केंद्रों की सफाई, उन्होंने 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके केंद्रों की सफाई भी करी। और कितना दुर्भाग्य, कितनी शर्म इन नेताओं पर आती है। मैं आज इन नेताओं को सबक सिखाना चाहूँगी। और आज युवा परेशान है, आज तरह तरह के युवा और महिलाएं फ़ोन कर रही हैं, बताती है तो स्थिति पागल करने वाली स्थिति है। और इनको क्या है, अब ये कांग्रेस के हरीश रावत क्या थे कि सिलेंडर कंधे पे रखने को तैयार हो गए। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। ये सोचते हैं इस बार बीजेपी से लोग नाराज हैं, इस बार हम कांग्रेस के लोग जीत जाएंगे। मैं भाजपा और कांग्रेस को बता देना चाहती हूँ, अभी धामी जी का मैं देख रही थी कि कहते हैं आंदोलनकारियों की हमने 3100 पेंशन बढ़ा दी जो उनके आश्रित है। अब तक कहाँ थे आप लोग बीजेपी वाले हैं, जब आपको लग रहा है कि एक आंदोलनकारी बेटी आवाज़ बन चुकी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की और युवाओं की, जो मेरे उत्तराखंड के रीढ़ की हड्डी हैं, और महिलाओं की, अब आपको सब याद आ रहे हैं। अब तक 27 साल से आपने हमारे शहीदों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, अब याद आ रहा है आपको? आप मुझे बताइए कि 1700 पाटन दाई हैं, 500 रुपये उनको महीने का मिलता है, जवाब कौन देगा मुझे? भाजपा देगी या कांग्रेस देगी? कौन जवाब देगा बताइए? 1700 महिलाएं, मैंने धामी जी से बोला था परसों, लगातार इंटरव्यू बोल रही हूँ कि हमें एक आंदोलन के लिए स्थल दीजिए। इन्होंने आंदोलन का
एकता विहार में आप जाके देखिए मैडम, इतना खराब इंदिरा आंदोलनकारी स्थल दिया है, वहाँ पर करंट लगने लोगों को, रोज पानी भर रहा है। ये षड्यंत्र है भाजपा और कांग्रेस का। क्या कहते हैं, इन्होंने क्यों हमारा आंदोलन जो करते थे लोग युवा बेरोजगार, उनको कोने फेंक दिया। वहाँ ना चाय मिल सकती, न पानी मिल सकता, न खाना, और तमाम झुग्गी वाले लोग उसमें गंदगी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत की बात करते हो आप, शर्म आनी चाहिए तुमको। और मैं बहुत ज़्यादा, आज मैं कोई राजनीतिक मैडम, मैं कोई राजनीतिक शौक नहीं है मुझे, मैं इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए और आज इस दलदल में जा रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री घूमते हैं उस गाड़ी में 2008 से मैं घूमती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अच्छी खासी ज़िंदगी मेरी है। सिर्फ मैं युवाओं और महिलाओं की आवाज़ बनूंगी, जो आपने दबा रखी है, कुचला रखी है, जो मजबूर कर रखा है महिलाओं को। जिन महिलाओं ने इस राज्य को लिया, आज उन महिलाओं की तुमने गत क्या कर रखी है। 2000 रुपये में आशा कार्यकर्ता काम कर रही है, 1500 में भोजन माताएं काम करती है, और 500 में पाटनदाई काम। तुमने महिलाओं की इज्जत कर क्या रखी है। तो यही, इसीलिए मैं एक महिला हूँ, मैं महिलाओं की आवाज़ बन के इनको सबक सिखाऊंगी इस बार। आपने युवाओं की बात की है मैम, तो किस तरह से आप, जब आपकी पार्टी बन जाएगी तो आपका क्या रोड मैप रहेगा युवाओं को रोजगार देने के लिए? देखिए मैडम, पहले तो रोजगार देने के लिए क्या, अभी मैं बता रही हूँ ना, हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, 21,000 लोग हैं, इनके पास 3,000 भर्तियां भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एलोपैथिक फार्मेसी के अंदर, ठीक है, 1904 भर्तियां हैं, 536 नियुक्तियां कर रखी इन्होंने, और 1368 खाली हैं। अगर ये चाहें, अगर भाजपा और कांग्रेस की नीयत सही हो, क्यों नहीं इनको भर्तियां दी जाती हैं। और ऐसी क्या कहते हैं, 6 गाँव में एक सेंटर है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वहाँ पर फार्मेसिस्ट, जहाँ दवा वहाँ फार्मेसिस्ट कहते हैं। और इसी तरह क्या कहते हैं, इन्होंने उम्र कर दी 42 साल, और सब 6 महीने बचे हैं लोगों के, किसी के 42 साल। 3,000 बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, जिन्होंने 15-20 साल से कोर्स किए। अगर उन्होंने 3,000 भर्ती इस बार नहीं निकाली तो समझ लीजिए 3,000 बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। और इसी तरह अब आप आ जाइए अभी क्या कहते हैं, पशु सेवा केंद्र में 1100 पशु सेवा केंद्र हैं, वहाँ भी फार्मासिस्ट की जरूरत है, वहाँ भी दवाइयाँ हैं, वहाँ भी ये लोग फार्मासिस्ट को नहीं रखते। मैं आप लोग के माध्यम से रेखा आर्या को एक संदेश देना चाहती हूँ, मंत्री जी को, कि आप अपने विभाग से, विभाग के लोग बहुत बदमाशी करेंगे, आपको देंगे नहीं। मैंने डिटेल निकलवा रखी है, 1100 सीट वो है, पशुपालन केंद्र में आपकी नियुक्तियाँ हैं। और इसी तरह डी क्लास हॉस्पिटल जो आपके हैं 29, मैं बता देना चाहती हूँ रेखा आर्या जी को, 4 कटल फार्म है, हर जगह एक वैकेंसी है। 19 सी फार्म है भेड़ों के, हर जगह एक फार्मासिस्ट की जरूरत है। 4 पोल्ट्री फार्म है, हर जगह एक फार्मासिस्ट की जरूरत है। 95 मोबाइल वैनिटी अस्पताल हैं जो ये बनाने जा रहे हैं अभी, उसमें 95 फार्मासिस्ट रखे जा सकते हैं। तो 3,000 से ज़्यादा तो यही हो गए। अगर भाजपा और कांग्रेस की नीयत अच्छी है तो इन सीटों, इन नियुक्तियों को करिए। मगर ये करेंगे क्यों, जब इनकी काम 500 रुपये में हो रहा है, तो ये 45,000 तनख्वाह देंगे क्यों। अगर ये 45,000 तनख्वाह अगर फार्मासिस्ट को देने लगे तो इनकी 4 लाख तनख्वाह के लिए तो पैसे कम पड़ जाएंगे, तो इनकी तनख्वाहें आएंगी कहाँ से। तो मैं कहना चाहती हूँ, इन नेताओं की तनख्वाहें जब्त होनी चाहिए, इन नेताओं की तनख्वाहें बंद होनी चाहिए, इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और जब 2000 में आशा कार्यकर्ता काम कर रही है हेल्थ का, तो इनको क्या जरूरत है फार्मासिस्ट को नौकरी देने की, क्यों नहीं देते ये लोग। ये रेखा आर्या इतने दिन से 5 साल से मंत्री बनी है, क्या इसको अपने विभाग का पता नहीं है। और क्या मंत्री जी को इतने 3 मुख्यमंत्री बदल गए, क्या हरीश रावत को पता नहीं था कि इतनी सीट 10 साल कांग्रेस रहती है, 10 साल भाजपा रहती है। आपने उत्तराखंड में युवाओं का हाल क्या कर रखा है, महिलाओं का हाल क्या कर रखा है। फिर आप वोट क्यों मांगते हैं, क्या चाहते हैं फिर, हर बार कांग्रेस और भाजपा है, बिल्कुल नहीं आएगी। और इसीलिए ये मैंने ख़त्म करने के लिए कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, मैंने एक तीसरा विकल्प बनाया है, इसलिए बनाया जिसका नाम है जनता कैबिनेट पार्टी, शॉर्ट में JCP। और मैं कोशिश कर रही हूँ चुनाव आयोग से मेरे को क्रेन मिल जाए, क्रेन, ताकि मैं उठा के नेताओं को क्रेन से उठा के फेंकूँ, इधर से JCP चलाऊँ, इधर से क्रेन से उठा के फेंकूँ। और मैं चाहती हूँ इस बार जनता के साथ हूँ, मैं जनता की आवाज़ हूँ। हमारे मोदी जी एक कहते थे, मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया, पता नहीं उनको तो बुलाया था नहीं बुलाया था, मगर ये सत्य बात है, मैं आज कहती हूँ, मुझे माँ देवी इस देवभूमि ने बुलाया है। इतने सालों बाद इन युवाओं और महिलाओं का भला करने के लिए इस देवभूमि ने मुझे बुलाया है, और निश्चित बुलाया है। और मैं बता रही हूँ, आज मुझे जो लोग कहते हैं कि आप मैडम इतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक कैसे हैं, मैंने कहा एनर्जेटिक आदमी इम्र से नहीं होता है, आदमी ब्रेन से होता है। क्योंकि जो कष्ट मैंने झेले वो आज महिलाएं झेल रही हैं, जो कष्ट मैंने झेले आज मेरा युवा भाई झेल रहा है। पलायन होकर 12-15 साल जो मैंने कष्ट झेला है, आज मेरे युवा भाई झेल रहे हैं। तो इसीलिए मैं इतिहास बदलने आई उत्तराखंड का, और इतिहास बदलेगा और निश्चित बदलेगा। और कोई नहीं बदलेगा, हमारा युवा बदलेगा, हमारी महिलाएं बदलेंगी। सिर्फ 2 हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उनके लिए मैं लड़ रही हूँ, और वही इस बार तख्ता पलट करेंगे।
आपने अपनी पार्टी का गठन किया है मैम, और उसमें आपने फ्रंट फेस महिलाओं को बनाया है, तो आपकी पार्टी में प्रत्यक्ष भूमिका महिलाओं की रहेगी? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, जब महिलाओं का हाल इन्होंने ये किया है, जब नौकरियों में ये हाल है महिलाओं का, और तो राजनीति में भी ये हाल है। राजनीति में इन्होंने प्रधानी से ऊपर किसी को आने नहीं दिया। मैं तो चाहती हूँ कि 70% महिलाएं लड़ें। मैं पहली पार्टी हिंदुस्तान में बनाना चाह रही हूँ जिसमें 70% महिलाएं लड़ें और 30% पुरुष लड़ें। हमको जिन्होंने रिजर्वेशन तो 33% दिया नहीं, मगर मेरी पार्टी में ऑप्शन है कि 33% हम युवाओं पुरुषों को देंगे और बाकी महिलाओं को। मगर दुर्भाग्य ये है इस उत्तराखंड में कि ढूंढनी पड़ रही हैं, मुझे 70 महिलाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन नेताओं ने महिलाओं को सिर्फ आशा कार्यकर्ता बना दिया, पाटनदाई बना दिया, और या प्रधानी से ऊपर आने नहीं देते। और अगर आने देते तो उन नेताओं की बीवियां होंगी जिला पंचायत अध्यक्ष, और उस नेताओं की बीवियों के अलावा किसी को राजनीति में नहीं आने दिया। और इस बार मैं बता देना चाहती हूँ, हर बार जिला पंचायत भी महिला होगी, ब्लॉक प्रमुख भी महिला होगी, और आपके पीटीसी मेंबर भी महिला होगी, प्रधान भी महिला होगी। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा हिंदुस्तान का राज्य बनेगा अगले सीजन में। इस बार मेरे को 15-20 जितनी भी मिलती हैं, भाई नेता तो चाहिए जो समाज में जाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कम से कम, तो इस बार 15-20 जितनी भी हैं मैं महिला लड़ा रही हूँ। कोशिश तो मेरी थी कि मैं 50 महिला लड़ाऊँ, मगर मुझे इतनी महिलाएं सक्षम नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि नेताओं ने राजनीति में आने नहीं दिया किसी को, पहले ही उनका गला काट दिया। तो इसी तरह युवाओं का भी ये लोग गला काटते हैं, इसी तरह महिलाओं का भी गला काटते हैं, राजनीति में भी, नौकरी में भी। बस चंद नेता हैं जो 70+ हैं, बस वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। आज मैं उनको बता देना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र, राजनीतिक नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगी मैं, और सबको वहाँ फ्री रोटी मिलेगी। वहाँ राजनीतिक नशा मुक्ति केंद्र में इन नेताओं को भेजा जाएगा क्योंकि इनको नशा चढ़ चुका है। ये मरने तक गले में पट्टा, कमर में, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तब भी इनको राजनीति नहीं छोड़नी है। माथे पर इनके सिकुड़न आ चुकी है, चेहरे पर सिकुड़न आ चुकी है, मगर 70+ है, इन्होंने कुर्सी, सब मुख्यमंत्री चाहते हैं हम सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से जाएं ऊपर। हल्द्वानी सीट से आप लड़ रही हैं मैम, और वहाँ पर देखा गया है कि 3 बार विधायक जो थी वो स्वर्गीय इंदिरा हृदय थी, तो आपको क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें कांग्रेस का दबदबा रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, मेरा हल्द्वानी सीट से लड़ने का है। पहले मैंने सोचा था मैं कुछ सीटों में चुनाव लड़ूंगी ताकि हम जीत दर्ज करा पाएँ। हमें चाहिए 37 सीट, मगर जो अच्छा लोगों से मुझे आश्वासन मिल रहा है और जो लोगों का मुझे मतलब मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं लोग, टोटल गढ़वाल कुमाऊं से मुझे 70 लड़ाने पड़ रहे हैं। मैं अकेली महिला हूं और मैं 70%, ना तो मेरे पास बहुत सारे नेता हैं, जैसे इनके पास भाषण देने के लिए बहुत नेता है। अब तो खैर लोग भाषण सुनना नहीं चाहते आज की तारीख में, क्योंकि अब वो चीज़ खत्म होगी। फिर भी मुझे 70 सीटें कवर करने के लिए मैं अगर एक सीट से चुनाव लड़ती हूँ तो मैं 70 विधानसभा कवर नहीं कर पाऊंगी 3-4 महीने में। तो इसलिए मैंने लिहाजा ये सोचा है, अभी मैं सोचती हूँ कि क्या पोजीशन होती है। अगर बहुत अच्छी लहर अगर जनता कैबिनेट पार्टी की आ गई तो मैं एक सीट में तय करूँगी, चाहे हल्द्वानी हो चाहे लालकुआं। अगर जो तो मुझे मेहनत करनी पड़ी 70 विधानसभा, तो मैं अभी चुनाव लड़ूंगी, मेरे विधायक लड़ेंगे, और जो उसमें से अच्छे कैंडिडेट होंगे उसमें से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बहुत अच्छे कैंडिडेट लड़ रहे हैं और बहुत सीनियर लोग मेरे साथ आ रहे हैं, तो सीएम बनाने के लिए तो कोई भी बन जाएगा। बाकी ये कि अभी मेरा डिसाइड नहीं है, ये डिसाइड था कि हल्द्वानी से मैं चुनाव लड़ूंगी। हल्द्वानी और लालकुआं 2 विधानसभा है मेरी अपनी, एक तो मेरा होम क्षेत्र है, एक हल्द्वानी मेरा कार्य, 2 क्षेत्र मेरे। और अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, ये तो जनता क्या मुझे वो देती है, साथ देती है, उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी। हाल ही में भाजपा के कुछ विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो अगर आपको कोई भाजपा या कांग्रेस से कहीं से भी ऑफर आता है तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी? मतलब मैं ज्वाइन करूँ? अगर आपको ऑफर आता है तो? नहीं, ऐसा है, क्षेत्रीय पार्टी ही विकास करती है। भाजपा और कांग्रेस हमेशा क्या है, ये चंदा पार्टी, चंदा बनाते हैं लोग। आज हमारे जो प्रदेश का नाश हुआ है, इनको चंदा देना पड़ता है बड़ी बड़ी पार्टियों को। तो क्षेत्रीय पार्टी हमेशा, आप देखिए, चाहे जयललिता हो क्षेत्रीय पार्टी थी, चाहे आपकी क्या कहते हैं राजशेखर रेड्डी के बेटे हों रेड्डी साहब, वो क्षेत्रीय पार्टी, हेमंत सोरेन वो क्षेत्रीय पार्टी, वो ज़्यादा विकास करते हैं। और जब क्षेत्रीय पार्टी बनती है तो ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि हमें किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते। अब देखिए, अब सड़कें देखिए, रोड बन रही हैं, कमीशनबाजी हुई है, राय दिन सड़कें जो काम किए। अब आप देखिए, कांग्रेस ने 120 करोड़ रुपये दे दिया किसी रोड कंपनी को और वो रोड बनी नहीं है। तो ये हाल है, क्योंकि इनको तो खैर नेताओं को कुछ पता ही नहीं। हमारे स्टेट में तो अधिकारी भेजते सेंट्रल से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अधिकारी सरकार चलाते हैं, नेता तो खाली नाम मात्र की तनख्वाह लेते हैं, कैबिनेट कर देते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता मेरे स्टेट में। अभी आप देखिए ना, धन सिंह रावत जी एक ऐप बना रहे हैं,
बोलते कि ये ऐप में बारिश इधर से उधर कर देंगे। अरे धन सिंह रावत जी, मैं कहना चाहती हूँ एक ऐप ऐसी भी बना दो जिससे मेरे युवाओं को नौकरी मिल जाए, फार्मासिस्ट को नौकरी मिल जाए, और नगर पंचायत के जो लोगों को आपने 12 करोड़ रुपए देने हैं, जिनसे आपने काम लिया है, उनको एक ऐप ऐसी बना दो। ऐप बनाओ तो ऐसी बनाओ ना जिससे नौकरियाँ मिले, नौकरी की ऐप बना दो। ये बारिश तो ठीक है, बारिश तो आती रहती है और बारिश तो सबको चाहिए, तो ऐप खिसका देंगे। बताइए, उनको पता ही नहीं, तकनीक को ऐप बना रहे। बताइए, ऐसे तो हमारे नेता हैं, क्या कहेंगे? कोई नेता ले लो, चाहे मुख्यमंत्री लो। अभी कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल रहे थे कोरोना वायरस एक प्राणी है। बताइए, और कभी हमारे वो दूसरे वाले और कौन थे कि 200 साल हमको अमेरिका ने वो कर दिया, गुलाम हो गए। बताइए, ये तो हमारे नेता हैं। जिन नेताओं को इतिहास ही नहीं पता ही नहीं तो उनके विजन ही क्या होंगे। तो इनको तो कुछ नहीं आता। मैंने शुरू में भी कहा, इन नेताओं को कुछ नहीं आता। अधिकारी सरकार चलाते हैं और अधिकारी अपने मनमानी करते हैं, और इसलिए करते हैं। देखिए, इन्होंने हमारे लोकल पीसीएस जो हैं उत्तराखंड के 8 साल से पीसीएस की भर्ती नहीं की है, और जो पीसीएस थे उनकी प्रमोशन नहीं की। तो जो लोकल अगर हमारे उत्तराखंड के पीसीएस की भर्ती नहीं करेंगे तो वो उनको तो भावना है उत्तराखंड से अच्छी। उनको चाहे आप ये लगा लीजिए क्लर्क हो, चपरासी हो, आशा कार्यकर्ती हो, फार्मासिस्ट हो, नगर पंचायत हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पुलिस ग्रेड पे वाले हों, सबको इन्होंने खुड्डे लड़ाई लगा के सबको। सब अधिकारी आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, किसमें, इन्वायरमेंट में बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। क्या हमारा उत्तराखंड का कोई अधिकारी नहीं है? पहले हमारे उत्तराखंड के अधिकारियों की हाम होती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, मगर इस बार इन्होंने हमारे उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी सब बेकार कर दिए। उत्तराखंड की जनता जो है तीसरा विकल्प ढूंढ रही थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा वो साफ कर चुके हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखती हैं? देखिए, अब इस बार तो ना आम अमरूद संतरा पार्टी कोई चलने वाली है नहीं। यहाँ पर आम पार्टी हो गई है, अमरूद पार्टी कांग्रेस, संतरा पार्टी भाजपा। तो आम अमरूद संतरा पार्टी का मतलब उत्तराखंड में कोई नहीं चलने वाला। और जहाँ तक बता दूँ, आम आदमी पार्टी ये तो वोट कटुआ पार्टी है। और केजरीवाल का सबको पता है दिल्ली में क्या हाल है। नावें चल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक में गाय कुत्ते सो रहे हैं, और कई सौ करोड़ हजम डकार चुका है। डकार भी नहीं मारता वो अन्ना हजारे का धोखेबाज, और वो उत्तराखंड को छलने आया है। वो महा फ्रॉड आदमी, मैंने पहले भी कहा कई इंटरव्यू में, उससे तो हमारी उत्तराखंड की जनता अस्वस्थ है। वो तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगा। अरे पहले उनके जो 4-4 हज़ार रुपये की बिजली की बिल, फ्री बिजली, फ्री बस, ये यूपी बिहार की जनता नहीं है यहाँ पर। ये उत्तराखंड के आत्मसम्मान वाले लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। नौकरी कर लेंगे, ड्राइविंग कर लेंगे, वेटरगिरी कर लेंगे, चौकीदारी कर लेंगे, मगर फ्री का कुछ नहीं लेते हमारे उत्तराखंड के लोग। काम करने वाले लोग हैं। तो फ्री का लालच मत दे यहाँ पर। चंद वोटरों को सोचता है कि मैं प्लेन्स में कुछ वोट कटवाएं, इसके किसी कैंडिडेट को 2000 प्लस वोट नहीं मिलने वाली। 500 से लेके इसका मैक्सिमम कैंडिडेटों को 2000। आप कैंडिडेट बता दीजिए कौन सा कैंडिडेट के बाद जीता हुआ है। और मुख्यमंत्री तूने चेहरा बनाने से क्या हो जाता है? कर्नल कोठियाल को कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस है? क्या एक्सपीरियंस है? एक बार का तो विधायक है नहीं, काहे का मुख्यमंत्री बन जाएगा वो? उसको राजनीतिक क्या पता है? वो झूठ बोल के कहता है ये मेडल मिला, कारगिल में लड़ा, सब तो फ्रॉड करता है वो जनता को बेवकूफ़ बना। उसका सिर्फ एक डर रहा है, सोशल मीडिया में बनता है और उससे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है। ये सब उत्तराखंड में नहीं चलने वाला। आम तो खैर भूल जाइए, अभी लोग वैसे ही दिल्ली की पार्टी से परेशान है। ये कौन सा उत्तराखंड की लोकल पार्टी? ये भी तो दिल्ली की पार्टी है। कौन किसको अभी तक शुक्र है भाजपा और कांग्रेस में अपने उत्तराखंड के नेता तो मुख्यमंत्री बनते हैं। इसका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, ये कहाँ से ले आएगा? और वैसे भी ममता बनर्जी का पार्टनर उत्तराखंड में इसकी चलने वाली कुछ नहीं। आम तो कुछ नहीं चलने वाली। आप उससे निश्चित रहो। आम का आप पार्टी का नाम तो मेरे आगे लिया भी मत करो। महिला सशक्तिकरण की आप हमेशा बात करती हैं। हाल ही के कुछ दिनों पहले आपने प्यारी पहाड़न को लेकर आप काफ़ी चर्चाओं में रही थी। तो आपको नहीं लगता कि मतलब आपकी काफ़ी इससे छवि बिगड़ सकती है? अरे छवि बिगड़ी है, छवि सुधरी है? अरे आप गलत फहमी में हो। देखिए, हमारा नाम का विरोध नहीं है, काम का विरोध नहीं है, नाम का विरोध है। और मैंने तो उस दिन भी कहा था अगर इसको कोई मदद करने की जरूरत पड़ेगी, पहले वीडियो में आपने सुना होगा 1-2 महीना, हम प्रीति पहाड़ी लड़की है, अगर उसकी मालकिन है तो हम उसका विरोध नहीं करते। जैसे उन्होंने मुझे बदनाम किया, स्टार्टअप कर रही है, उसका नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा काम का कोई विरोध नहीं है, हमारा नाम का विरोध है। और एक जतिन लुथरा हमारे पहाड़ के नाम को इस तरह बदनाम नहीं कर सकता। और प्रीति मंडोलिया अगर उसकी पार्टनर है भी तो हमारा उसका काम का हमारा कोई विरोध नहीं है उसका। ऐसा प्यारी पहाड़न कुछ लोगों ने जो उत्तराखंड विरोधी लोग हैं, प्यारी पहाड़न, देखिए आप बताइए, प्यारी पहाड़न एक रेस्टोरेंट में अच्छी नाम है? नहीं। प्यारी पहाड़न हो क्या है कि कोई भी प्यारी बहन हो सकती है, प्यारी भूली हो सकती है, प्यारी माँ हो सकती है। प्यारी पहाड़न वो पूरे समाज को, पूरी महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। एक महिला उसको अपने रेस्टोरेंट में नहीं लटका सकती। और दूसरी बात, उस रेस्टोरेंट के अंदर शराब
पीने वाले भी आएंगे, अच्छी बुरे भी आएंगे। कल सड़क चलते एक बन जाएगा, जैसे लोग चिंकी चिंकी कह देते हैं, आपने देखा होगा, एक उस पर रोक लग गई थी। इसी तरह प्यारी पहाड़ निकल के लोग पूरे देश विदेश में हमारे प्यारी महिलाओं को चिढ़ाएंगे। तो इसी तरह प्यारी पहाड़। और सच बात तो यह है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो एक यूकेडी की महिला अध्यक्ष मुझे लेके गई, वो अच्छा हुआ लेके गई। और बाद में पता चला कि प्यारी पहाड़न का मालिक जो है जतिन लुथरा है। और जतिन लुथरा जाखन जैसे राजपुर रोड जैसी जगहों में जप्पी डांस, पप्पी डांस, किस नाइट, मिस नाइट, और कहता है अगर लड़की अकेले आएगी तो उसको शराब फ्री, और ऐसे वो नाइटें करता है। आप उसकी वेबसाइट में जाके देखिए। तो अब तो बड़े बड़े लोग उसमें विदेश विदेशों से यूट्यूबर बोला रहे थे, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे। मैं तो देख रही थी कल परसों यूट्यूब में, बड़े बड़े लोग प्यारी पहाड़। अब वो मुंह दिखा नहीं पा रहे, वो लोग कहाँ मुंह दिखाएंगे। जब उनको असलियत पता चली, शर्म के मारे, जब लोकार्पण न्यूज़ ने उसका असलियत का खुलासा किया कि वो प्यारी पहाड़ लिखने वाला है कौन, वो तो लड़की को आगे किया। वो लड़की भी झूठ बोलती है, वो उसकी मालिक नहीं है, वो प्रीति मंडोलिया जो, वो झूठ बोलती है। और आप इसका अगर देखोगे, उन्होंने जो सब केस ही झूठा है, वो केस झूठा ये है कि उन्होंने हमें शटर बंद कर रखा है। और बाद में जाके जब मैंने कहा फ़ोन करके, मैं हंस रही हूँ फ़ोन में कि भाई ये देखो इन्होंने हमें अंदर बंद कर दिया, 2 महिलाओं को, और आप पुलिस बुलाइए। और उसने नाटक करके वो ज़मीन पर गिरती है, और ज़मीन पर गिर के उसके बाद जो है वो पुलिस हमें शटर खोलती है, हम अंदर मिलते हैं। तो वो तो सब एक ड्रामा था, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव पब्लिसिटी भी आपकी कारण बन जाती है पब्लिसिटी का। तो उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा प्रचार किया नेगेटिव। राज्य में इतने आंदोलन हो रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं का ले लीजिए, फार्मासिस्टों का ले लीजिए, आप हर जगह पहुँचती है, तो क्या आप अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, इस वजह से पहुँचती है? देखिए, अभी तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं आया, राजनीति कहाँ से चमकेगी। अभी तो मैं 94 की आंदोलनकारी हूँ, और जैसे हम आंदोलन करते थे वही मेरे भाई बहन हैं, और इसलिए मैं उनके साथ। और वैसे भी क्या है कि ये लोग मुझसे संपर्क करते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब भी लोग रैलियाँ करते हैं, पुलिस इनको मना करती है, बैरियर लगा देती है, बढ़ने नहीं देती है, रोक देती है। तो इनका समर्थन मैं इसलिए करती हूँ। देखो, कोई पार्टी नहीं जाती है, ना कांग्रेस ना भाजपा, क्योंकि उनके खिलाफ जा रहे हैं लोग, तो ये क्या किस मुँह से जाएंगे। तो मुझे उनकी पीड़ा समझ में आती है, मुझे वैसे कांटेक्ट करते हैं लोग, और इसलिए मैं जाती हूँ। मैं अपने घर से खाना, इवन मैंने हलवाई के बर्तन भी खुद खरीद लिए अभी, क्योंकि रोज़ रोज़ हलवाई के बर्तन लाने पड़ते हैं। बड़े बड़े मैंने हनुमान चौक से हलवाई के बड़े 1-1 हज़ार लोग के खाने के बर्तन ही खरीद लिया, आपने बाहर देखे होंगे। और क्योंकि इसलिए कि भाई आंदोलन में, आज मैंने बताया ना कि मेरा एक बेटा वो हॉस्टल चला गया, अब मैं अकेले इस उत्तराखंड के युवा और महिलाओं के लिए जब तक जिंदा हूँ, मेरे एक खून की बूंद इस उत्तराखंड के युवा और महिलाओं के काम आएगी। और मैं हर आंदोलन में क्या, जहाँ मेरा पहाड़ी वहाँ मैं, जहाँ मेरा उत्तराखंडी वहाँ मैं, और मैं जाऊँगी, चाहे मुझे दिन जाना पड़े, रात जाना पड़े, सुबह जाना, शाम जाना पड़े। और बहुत अच्छा सुझाव भी मुझे लोग मिलता है, लोग कहते भी हैं कि मैडम आप जैसे लोगों को आना चाहिए। नहीं था, मैंने कहा बना रही पार्टी भाई, 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएगी, और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और आपको मैं मैसेज सुनाऊंगी तो मुझे कभी आंसू भी निकल आते हैं। बहुत अच्छा लोग कहते हैं कि भाई आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, और हो भी रहा है। अब ये मुख्यमंत्री धामी जी पता नहीं जुमला कर रहे हैं या सही में काम कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहती हूँ, आशा कार्यकर्ता को अगर आपने काम किया था तो शासनादेश भी कर दो, ताकि मेरी थोड़ा बहुत जो मेहनत कामयाब हो जाएगी। और जो महिलाएं 5-5 बजे से सड़कों पे अपने भाड़े से आई हैं, उनको 2000 मिलते हैं, 5-5 हज़ार रुपये टैक्सी के भाड़ा लेके आई हूँ पहाड़ों से, 16-16 औरतें, 2-2 हज़ार औरतें, तो उनका रोज़ वो धरना प्रदर्शन अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं। तो उनका शासनादेश आपको जल्दी कर देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जितनी भी पाटनदाई हो, भोजन माताएं हो, आशा कार्यकर्ता हो, आगे एटलीस्ट मनरेगा के बराबर उनकी तनख्वाह कर दीजिए, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी भाजपा का। अगर इतना कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और हाथ जोड़ के विनती है कि उत्तराखंड के इन युवाओं की, महिलाओं का, आज हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, और महिलाएं अपना बच्चे पालती हैं, उसी वो इनका रुझान है। हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अगर आप भविष्य चाहते हैं, उज्ज्वल भविष्य हो, उनको पढ़ाने लिखाने के, तो उनकी माताओं की आप मनरेगा के बराबर सैलरी कर दीजिए। उत्तराखंड की राजनीति में देखा गया है कि महिलाओं की सक्रियता बहुत कम है, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे उत्तराखंड की महिलाओं से? देखिए, उत्तराखंड की महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा हो, घरों से बाहर निकलें,
जो राजनीति करना चाहते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप लोग के लिए एक महिला का प्लेटफॉर्म, सुरक्षित प्लेटफॉर्म। वैसे महिला राजनीति में इसलिए नहीं आती, उनका शोषण बहुत होता है। आपने देखा होगा भाजपा के महेश नेगी हों चाहे राठौर जी हों, अपने ही कार्यकर्ताओं को का शोषण कर देते हैं। तो इसलिए महिलाएं घरों से बाहर कम निकलती हैं। ये एक महिला की पार्टी है, यहाँ आपका कोई शोषण नहीं होगा। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना भी हो सके अपने क्षेत्रों से निकलिए और राजनीति में 70% में महिलाओं को टिकट देना चाहती हूँ, आएँ। और साथ में मैं और कह देना चाहती हूँ, देखिए कांग्रेस के पास कोई नाम बताइए, एक इंदिरा हृदय थी, वो भी स्वर्ग सिधार की, और उनके रहते कोई कांग्रेस में इनके पास इतनी महिलाएं प्रवक्ता हैं, किसी को टिकट नहीं देते, किसी महिला को आगे नहीं आने देते, सिर्फ उनको टीवी में बैठ के प्रवक्ता बना देते बस। इतनी अच्छी महिलाएं हैं कांग्रेस के अंदर, गरिमा दसोनी जैसी, एक आध कौन है वो पॉल मैडम, ऐसी टिकट नहीं देते उनको। ऐसी बीजेपी में इनके पास एक रेखा आ रही है, वो भी नौटंकीबाज। कह रहे नौटंकीबाज, कभी तो वो ओत लेती तो नथ पहन के आती दुल्हन बनकर, और कभी जो अगर जाती है हरिद्वार तो वो भी मुख्यमंत्री जी कोरोना में से बीमार हैं और हवन करने जा रही खुद। अरे भाई, मुख्यमंत्री की पत्नी हवन कर लेंगी, तुम क्या हवन कर रही हो? वो भी क्या, वो महामंडलेश्वर बनकर। बताइए, ऐसी तो नेता ही नहीं है, वो भी भाजपा, और कोई नहीं है इनके पास नेता। वो तो नंबर 1 नौटंकीबाज है। और मैं उनके कहना चाहती हूँ, मैडम आपके मैंने पद बता दिए, और कल आप अपने अधिकारी को बुलाइए और इन पदों में जब तुरंत नियुक्ति करिए, अगर आपको थोड़ा सा अपनी जमानत बचानी है तो। इसलिए मैं सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप लोग आएँ और आप लोग समर्थन करें। और मैं आपकी बेटी, उत्तराखंड की बहन, उत्तराखंड की दीदी और उत्तराखंड की आंदोलनकारी बेटी हूँ। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भावना पांडे, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक रही हैं, और साथ ही उत्तराखंड की महिलाओं से गुजारिश भी करी है कि राजनीति में आए और उत्तराखंड के विकास में अपनी भागीदारी दें।